हेलो स्टूडेंट, इसी अध्याय के सत्य असत्य जो है इसका भी हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तो आप जब बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे थे तब आपने वहाँ डायग्राम के माध्यम से देखा था। एक बार आप फिर देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति जो है नतोदर होता है, उन्नतोदर नहीं होता। तो ये वाला जो है आपका प्रश्न कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याओं का हल करते हैं। तो पूंजीवाद में कीमत यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि कीमत यंत्र का प्रयोग किया जाता है पूंजीवाद में। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है। ये गलत लग रहा है क्योंकि पूंजीवादी समाजवादी तो ठीक है, पर यह अवसरवादी बिल्कुल गलत है क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रकार पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकता है। तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। यह प्रश्न सत्य है आपका कि विश्व की आप किसी भी अर्थव्यवस्था को देखोगे तो वहाँ पर आपको पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण देखने के लिए मिलेगा, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं देखने के लिए मिलेगी। यह बात अलग है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव पूंजीवाद के अलग तरफ ज़्यादा है और कुछ अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव समाजवाद की तरफ ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी लगभग वह मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को, तंत्र मतलब किसी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब आप प्रश्न की भाषा पर गौर करेंगे, कार्य करना चाहिए। जब भी आपको इस प्रकार का कोई सजेशन वाला सेंटेंस दिखाई देता है जिसमें आपको लगता है सजेशन दिया जा रहा है कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, जब आपको सुझाव दिया जाएगा, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ही है। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है क्योंकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ये बताता है कि एक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से जो है व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ा सकती है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए वो आपको सुझाव प्रस्तुत करेगी। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के साथ सुझाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रश्न आपका सही है, सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 है। यह कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब बेरोजगारी कोई व्यक्तिगत समस्या तो है नहीं, यह कैसी समस्या है, पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या है, पूरी अर्थव्यवस्था के हर भाग से संबंधित समस्या है। उसी प्रकार से मुद्रास्फीति भी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये समग्र जो है समस्याएं हैं जो अर्थव्यवस्था के हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों किसका भाग हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हैं। तो ये आपका प्रश्न जो है, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि का अध्ययन किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख होती है। समाजवाद में निजी लाभ की भावना नहीं होती। निजी लाभ की जो भावना है ये पूंजीवाद से जुड़ी हुई अवधारणा है। समाजवाद जो है, नाम से ही प्रतीत होता है कि समाजवाद जो है समाज के लिए कार्य करता है, तो इसमें निजीवाद का कोई स्थान नहीं है। तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अवसर लागत जो है एक ऐसी अवधारणा है, अवसर लागत के बारे में इससे पहले भी आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अवसर लागत एक तरीके से जो है आपकी जो साधन लागत होती है, किसी साधन को किसी कार्य में लगाए रखने के लिए कम से कम उससे जितना मिलना चाहिए और जब तक उसे वो मिलता रहता है वो उस कार्य में लगा रहता है। अगर कोई उत्पत्ति का साधन है, उसको एक कार्य पे बनाए रखने के लिए मिनिमम जितना उसे देने की आवश्यकता है उसे मिलता रहता है, तो वो कभी भी जो है दूसरे अवसर की तलाश नहीं करेगा। तो अवसर लागत जो है वो साधन लागत के ऊपर एक बचत है, तो इसे आर्थिक लागत भी कहते हैं। अवसर लागत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, चाहे आप इसे वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में देखें या आप इसे सत्य असत्य के रूप में देखें या आप इसे रिक्त स्थान के रूप में देखें या जोड़ी बनाव के रूप में देखें। जितने भी प्रश्न आपको 1 नंबर के आ रहे हैं ये आपसे तभी अच्छे से सॉल्व होंगे जब आप उस अवधारणा को अच्छे से समझते हैं।
अगला देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयाँ, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था। सही प्रश्न जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक को एक ही समय अपनाया जाना चाहिए। यह प्रश्न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम व्यापक जो समग्र चर होते हैं उन्हें हम उस समय स्थिर मान लेते हैं, और जब हम समग्र की बात करते हैं तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समय स्थिर मान लेते हैं। तो सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र को जब हमें प्रयोग करते हैं तो दूसरे को एक के बाद एक स्थिर मान लिया जाता है, तो एक समय में एक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न सही है आपका। अगला प्रश्न है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। तो जो ये प्रश्न है आपका सही है कि उसके भागों से संबंधित है, ये प्रश्न भी आपका सही है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, तो सही है। साधनों की सीमितता जो है आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। आर्थिक समस्या का मूल कारण साधनों की सीमितता है। यह प्रश्न सही है। अगला है कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो कीमत यंत्र की सहायता से हल की जाती है। ये प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किन के लिए उत्पादन किया जाए, ये जो आर्थिक समस्याएं होती हैं इसका जो हल ढूंढा जाता है पूंजीवाद में वो कीमत यंत्र के माध्यम से ढूंढा जाता है। यह सही है। अगला प्रश्न है अहस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है। तो अहस्तक्षेप जो है वह भी किससे संबंधित है? पूंजीवाद से संबंधित है, क्योंकि पूंजीवाद में हर निर्णय जो है कीमत यंत्र की सहायता से ले लिए जाते हैं और सरकार उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। या माना जाता है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना जो है लाभ कम हो जाएंगे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो सरकार यहाँ पर जो है एक मूक दर्शक की तरह होती है और हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला प्रश्न है समाजवाद में केंद्रीय नियोजन आवश्यक या अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है कि समाजवाद में जब कल्याण की बात की जाएगी और सार्वजनिक कल्याण की बात की जाएगी, समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात की जाएगी, तो उसके लिए केंद्रीय नियोजन की आवश्यकता होगी। नियोजन अर्थात प्लानिंग। बिना प्लानिंग के जो है समाज को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि जब भी समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय लेते समय भी यह पता नहीं होता कि जो कार्य किया जा रहा है उसके से समाज को कितना लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि निर्णय बहुत अच्छे उद्देश्य से लिया गया हो, लेकिन बाद में जो है समाज को उसके दुष्परिणाम यदि देखने के लिए मिलते हैं या समाज का कल्याण कम हो जाता है, तो प्लानिंग के थ्रू उसे फिर बदलने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर केंद्रीय नियोजन जो है वो बहुत आवश्यक होता है, समाजवाद में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जो 5 ईयर प्लान है वो भी केंद्रीय नियोजन का भाग है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवाद जो है उसके गुण भी पाए जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप जब भी किसी प्रश्न को पढ़ें, समझें, उसको गहनता से अध्ययन करें, ताकि परीक्षा में उस प्रश्न को गलत होने की संभावना आपके तरफ से कम हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।